नेक्स्टली वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इम्पेडेंस। इम्पेडेंस IMPEDANCE। इम्पेडेंस भी एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पेडेंस उन दोनों से भी एक्सेल एक्सिस से भी ज़्यादा इम्पेडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सर ये इम्पेडेंस होता क्या है? एज अ डेफिनेशन के लिए भी इम्पेडेंस इंपॉर्टेंट है, एज अ डेरिवेशन के लिए भी। डेफिनेशन है, फॉर्मूला आएगा तो 1 या 2 मार्क के लिए छोटा सा, बट पूरा अगर क्वेश्चन आएगा डिराइव एक्सप्रेशन करने के लिए तो 4 मार्क के लिए आएगा, जो आ चुका है बहुत बार। नाउ व्हाट इज इम्पेडेंस? तो सुनो, सबसे पहले तो अपन इसका डेफिनेशन कवर करते हैं। व्हाट इज मीन बाय इम्पेडेंस? What is mean by impedance? The resistance offered. The resistance offered. What is the impedance? The resistance. The resistance offered by all the 3 components. All the 3 components. कौन से 3 component? Resistance R, resistance R, capacitance C and inductor L। ठीक है, कैसे भी लाइन से लिखना है, लाइन से लिखो। The resistance offered by all the 3 components, resistance R, inductor L and capacitor C together is called impedance, है ना? तो व्हाट्स दिस? तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है, अपोजिशन जो होता है, द रेजिस्टेंस और अपोजिशन रेजिस्टेंस मतलब ही अपोजिशन। आप चाहो तो यहाँ पर वो वर्ड भी डाल सकते हो, द रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड बाय ऑल द 3 कंपोनेंट टुगेदर। ऑल द 3, तीनों को हाथ में लगाना है। ऑफर्ड बाय ऑल द 3 कंपोनेंट्स टुगेदर। उसमें कौन कौन आएगा? रेजिस्टेंस आएगा R, इंडक्टर आएगा L और कैपेसिटर आएगा C। सबका मिला के, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है? R। क्या बेटा आपने पढ़ा है? देखो, रेजिस्टेंस का खुद का नाम भी रेजिस्टेंस, अपोजिशन भी रेजिस्टेंस। हमने उसके बाद देखा इंडक्टर। इंडक्टर को अपन दिखाते हैं L से, उसके रेजिस्टेंस को दिखाते कैसे? XL से। ठीक है, एंड कैपेसिटर को हम दिखाते हैं C से, उसके रेजिस्टेंस को दिखाते हैं XC से। तो जब ये तीनों कंपोनेंट एक साथ कनेक्ट किए जाएंगे सीरीज में, तो इनका जो कंबाइंड इंपैक्ट होगा सबका मिलके, उसे बोला जाता है Z, इम्पीडेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय all the 3 components, resistors R, inductor L and capacitor C together is called as a impedance. Is called as impedance. It is denoted by Z। ये उसका नोटेशन है इम्पेडेंस का। It is denoted by कैपिटल लेटर Z। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिशन को अपन R से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस से। L के अपोजिशन को, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं XL से। C के अपोजिशन को दिखाते हैं XC से दिखाते हैं। वैसे इम्पेडेंस के अपोजिशन को Z से दिखाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सर आया कैसे क्या, वो सब भी अपन पढ़ेंगे जब इसका डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। और ये सब काय में हो रहा है? अंडर रूट। इट इज Z इज इक्वल टू, पहले ही हमने बोला अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में सब कैलकुलेशन होगा, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ठीक है, इसे और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग लिखने के लिए फॉर्मूले के तौर पर। z इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल होता है और एक्सी का मतलब 1 बाय ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, वो कुछ नया नहीं किया, वैल्यू डाला। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इम्पेडेंस हमने जाना, व्हाट इज इम्पेडेंस, सामने डेफिनेशन आपके सामने है। व्हेन ऑल द थ्री कंपोनेंट दैट इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एंड एल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और तीनों का मिला के जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, द रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी टुगेदर इज कॉल्ड एज अ इम्पेडेंस। उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। उसका नोटेशन क्या होता है, इम्पेडेंस को दिखाते हैं जेड से, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स विद द होल स्क्वायर, एंड उसी को थोड़ा सा आप सामने लिखे तो यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पर, जहाँ हमने हेडिंग डाला है सीरीज आर एल सी या एल सी आर। कोई भी कंपाउंड आगे पीछे लगा सकते हो, फर्क पड़ता नहीं है उससे, ठीक है। आप पहले रेजिस्टेंस फिर इंडक्टर में कैपेसिटर लगाओ, या पहले एल लगाओ इंडक्टर फिर कैपेसिटर में फिर रेजिस्टेंस लगाओ, डैश डैश लगी है, सीरीज में लग रहे हैं। तो सर सीरीज एल सी आर सर्किट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज एल सी आर सर्किट में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एल सी आर सर्किट होता क्या है, साथ में इसी के अंदर निकलने वाला एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस। जो ऊपर हमने बोला ना इम्पेडेंस का ये फॉर्मूला होता है, तभी आपको बोला था कि इम्पेडेंस का डेरिवेशन फॉर्मूला आया कैसे, वो भी हमें पढ़ने को मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जो इम्पेडेंस का ये फॉर्मूला है ये कैसे आया है, और सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं, उस एक्सप्रेशन निकालने के लिए जैसे बोला था तीनों साथ में लगते हैं, तीनों सीरीज में लगाए जाएंगे, तीनों सीरीज में लगाएंगे, उसका फाइनल आउटकम हम लोग निकालेंगे। इवन उसके ईएमएफ, पावर, फेज डायग्राम, लीडिंग, लैगिंग, टोटल सर्किट को इन डिटेल में हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम सर्किट किसी को पढ़ते हैं, सर्किट में वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, वेरिएशन ऑफ करंट, उसके बाद लैगिंग, लीड इन फेज क्या होता है वो चेक करना पड़ता है, फेजर डायग्राम, करेक्ट, और साथ में जो भी वहाँ का रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला, ये सब हम लोग करते आ रहे हैं, तो अभी भी वही किया जाएगा। तो बढ़ते हैं, आते हैं एक्सप्रेशन के तरफ इम्पेडेंस के, जिसका नाम है सीरीज एलसीआर या आरएलसी सर्किट। क्या किया जाएगा, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस आर, देखो पहला लगाया बेटा मैंने रेजिस्टेंस, फिर दूसरा इंडक्टर एल, एंड थर्ड वन इज अ कैपेसिटर सी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा अक्रॉस द सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यहाँ एक अल्टरनेट ईएमएफ का सोर्स हम लोग अप्लाई कर देंगे अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल द थ्री कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट हमने लिए आर, एल और सी, और तीनों को हमने सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस लगा दिया है। इस ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, यहाँ लगा दिया है R, यहाँ लगा दिया है L इंडक्टर, और यहाँ लगा दिया है C फॉर कैपेसिटर। तो तीनों R, L, C हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीनों को सीरीज में हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो यही हमने ऊपर हेडिंग डाला था कि हम पढ़ने वाले हैं सीरीज RLC सर्किट करके, ठीक है। RLC बोलो या LCR बोलो, रिपीट समझा रहा हूँ, फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों को साथ में लगाना है, किसी को भी आप आगे पीछे लगा सकते हो। तो देखो होगा क्या, आपने यहाँ पर तीनों सर्किट्स को, तीनों आपके डिवाइसेस को, तीनों जो रेजिस्टेंस था, तीनों, उसके बाद इंडक्टर था, उसके बाद में आपके पास कैपेसिटर था, इन तीनों को आपने यहाँ लगाया अक्रॉस सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। होगा क्या, आपको पता है अल्टरनेट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
तो इट इज़ लाइक द सेम। बट जब यहाँ से ये करंट जनरेट करेगा, है ना, आई, इससे करंट निकलेगा, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग में, फिर आई से यहाँ जाएगा, आई जा रहा है करंट। इस आई का फॉर्मूला भी आपको पता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ से जाने वाला करंट भी अल्टरनेटिंग फॉर्म का होता है। ठीक है, जब ये जाएगा बेटा ये करंट यहाँ से, तो आपको पता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने डिवाइसेस लगाए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस सेम करंट जाता है, बराबर। ठीक है, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो देखो यहाँ से करंट जाएगा आई, यहाँ से करंट जाएगा आई, यहाँ से करंट जाएगा आई, यहाँ से आ जाएगा और वापस आके अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, बट क्योंकि आपने डिवाइसेस सीरीज में लगाए हैं और इसके पहले आप वैसे 10 में ही पढ़े हो, बट हमने इस चैनल पे ही आपको बताया गया है, जब हमने आपको वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ाए थे तो सीरीज रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट क्या होता है, पैरेलल, इवन कैपेसिटर के केस के दौरान भी हमने आपको बताया था सीरीज रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखो ये याद करो, सर ये रेजिस्टेंस नहीं है ना, हाँ बेटा रेजिस्टेंस भले ही नहीं होगे, बट यू नो वेरी वेल आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस है आर, एक खुद का अपना एक अपोजिशन देता है, ठीक है, जिसका नाम होता है खुद आर इन ओम। ये आपका इंडक्टर है एल, हमने इसके पहले पढ़ा कि इंडक्टर के अंदर एक और रेजिस्टेंस बनता है, इसका नाम क्या होता है एक्सएल, करेक्ट। और कैपेसिटेंस जहाँ लगता है तो वो अपना एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका नाम क्या होता है एक्सी। ठीक है, तो हमें बोलना क्या है, जब ये करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस, नाम ही रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करेंगे उस पर, अपोजिशन, करेक्ट। तो इतना ही नहीं होगा, साथ में जो हमने 10th में पढ़ा और जो हमने 12 बताओ चैनल पे पढ़ाया गया आपको कि जब आप 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हो, R1 R2 ऐसे R3, है ना, सीरीज सर्किट में, यहाँ जो वोल्टेज होता है V, जितना भी लगाया आपने, उस वोल्टेज के 3 टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है V1, एक हो जाता है V2, एक हो जाता है V3। सीरीज रेजिस्टेंस में बार बार पता है हमने वोल्टेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं टुकड़ों में। ठीक है, ये हम पढ़ लिए हैं। तो सर हम यही बोलना चाह रहे हैं, सर ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पता है बेटा बार बार आपको बोला सीरीज में जाने वाला करंट सेम ही होता है, आई, तो जितनी इसकी कैपेसिटी आई इंटू R1, इसका रेजिस्टेंस R1 ओम का है, ये R2 है, वैल्यू कम ज़्यादा होगी, तो आई इंटू आर उतना ही क्या बनाएगा बेटा, वो वोल्टेज बनाएगा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल आई इंटू आर, आई तो सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 के कारण V1 बनता है, R2 के कारण V2 बनता है, करेक्ट। इस तरह से हमने आपको, इसलिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस बताया, R का रेजिस्टेंस R ही होता है, L का XL होता है, C का XC होता है। तो ये भी यहाँ पर अपने अपने वोल्टेज बनाएंगे, पहला वाला बनाएगा ER, ठीक है, EF ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा वाला बनाएगा EL, EMF ऑफ इंडक्टेंस, एंड तीसरा वाला बनाएगा बेटा यहाँ पर EC, दैट इज नथिंग बट EMF ऑफ द कैपेसिटेंस। तीसरा वाला EMF बनेगा बेटा यहाँ पे EC। और जैसा हमने आपको बोला, अभी समझाया कि V1 V2 V3 क्यों बनते हैं, रेजिस्टेंस R1 के कारण V1, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सेम V2 क्यों बनता है, I इंटू R2, की उनके रेजिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका रंग कितना है R। तो ER का फॉर्मूला क्या बनेगा, ER का फॉर्मूला बनेगा I इंटू R। EL, EMF ऑफ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो EL का अगर मैं निकालने जाऊँ तो देखो बार बार, इसलिए आपको सर्किट पहले समझाया, करंट तो वही जा रहा है I, बट रेजिस्टेंस कितना है बेटा उसका XL है, यहाँ से भी करंट कितना जा रहा है, आ ही जा रहा है। तो इसी का हमारे फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू C का अपोजिशन कितना होता है, इट इज XC। ठीक है, तो इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस के कारण डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस के कारण डिफरेंट वोल्टेज। देखो बेसिक कंसेप्ट,
बेसिक कंसेप्ट सीरीज रेजिस्टेंस के बेसिक कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े हैं, आपको 10th लेवल में भी हम आपने पढ़े और हमने भी यहाँ पर बार बार रिपीट करवाए हैं। जब जब वो कंसेप्ट जाते गए, जब हमने कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा तब भी हमने वो रिपीट करवाया था। जब वोल्ट मीटर एमीटर केस हमने पढ़ा था तब भी हमने ये सब चीज़ें आपको एक बार याद दिलाया था विद द रिकॉलिंग। अभी आया तो अभी भी एक बार आपको बताया कि होता क्या है ना। इसलिए आपके ईएमएफ के E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो वही पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हियर हुआ क्या है, R, L एंड C आर तीनों के तीनों कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination across source of an alternating EMF, और उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके कारण होगा क्या, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन करंट I विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट से जाने वाला करंट एक ही रहेगा, पूरे सर्किट से जाने वाला करंट एक ही रहेगा, करेक्ट। जो हमने दिखाया पूरे सर्किट से आई फ्लो होगा। बट क्योंकि सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है, बट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। आर का रेजिस्टेंस आर ही होता है, एल का एक्सएल होता है और सी वाले का एक्स ही होता है, ठीक है। EMF E is divided into EMF E जो आपने बेसिक EMF लगाया है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। कौन से डैश कौन सा है जो हम लिखे वहां पर भी ER का फॉर्मूला बनेगा I इंटू आर, वैसे ही EL का फॉर्मूला बनेगा I इंटू एक्सएल, वैसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसी का फॉर्मूला बनेगा I इंटू XC, ठीक है। अब साथ में क्योंकि यार तीनों वोल्टेज लग रहे हैं सर, बट फिर अभी इसके पहले तो हमने इंडक्टिव कैपेसिटिव सब सेपरेट पढ़े, उनमें तो इसमें लीड और लैग होते हैं, क्या यहाँ लीड लैग वाला कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। देयर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करंट विथ फेज, कितने फेज में वो आगे पीछे है, इज शोन बाय फेजर डायग्राम। अब हम नीचे उसका फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इज शोन बाय फेजर डायग्राम। उनका वेरिएशन कैसे आने वाला है विथ फेज, तो देखो हमने अभी यहाँ पर सबका निचोड़ लगता है। जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, रेजिस्टिव सेपरेट पढ़ा है, इंडक्टिव सेपरेट पढ़ा है, कैपेसिटिव सेपरेट पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला हमने, इसलिए हम बार बार आपको याद दिलवा रहे थे। देखो एक बार अभी भी और समझा रहा हूँ, रेजिस्टिव में हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टिव में हमने पढ़ा था I और E। अभी रेजिस्टिव के यहाँ को हमने ER बोला है तो ER लिखता हूँ। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, इन फेज, मतलब इसके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था
इंडक्टिव के लिए जो जो पढ़ा है उन सबको यूज करने की गरज है। इंडक्टिव के लिए आई एंड ईएल में फेज डिफरेंस होता है। और क्या पढ़ा था बेटा, ईएल लीड करता है आई को बाय फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 90 का है। और ईएमएफ जो है ईएल क्या करता है, लीड करता है, ये हमने देखा था। फिर अब आते हैं बेटा कैपेसिटिव की तरफ। तो कैपेसिटिव में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भी आई और ईसी में फर्क होता है और यहाँ उल्टा है। ईसी जो है ना लैग करता है क्योंकि करंट लीड करता है, ईसी लैग्स करता है बाय फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो हमने पढ़ा है सबका यूज करना है। सर अभी फेजर डायग्राम में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, किसको कहाँ रखा जाएगा आपको बार बार हम समझाते हैं। जो क्वांटिटी सबसे थ्रू कांस्टेंट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर पूरे सर्किट में जाने वाला कौन कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। जैसे हम लोग इसके पहले जब फेजर बनाए तो थीटा और टाइम सबके लिए कांस्टेंट होता है, वो एक्स एक्सिस पे बनाते हैं, बराबर है। अभी यहाँ पर सबसे जाने वाला कौन कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है ना। जब भी ग्राफ बनाया हमने, याद करो वेरिएशन ऑफ ईएम वगैरह बनाए, तो जो स्टेबल क्वांटिटी हो कभी एक्सेस पे ली जाती, कभी भी याद रखो, क्योंकि हम ग्राफ बनाना भी थोड़ी सी टेक्निकली सही नहीं बना पाते। तो सुनना है कैसे करेंगे हम लोग। वी विल ड्रॉ हियर, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और इस एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिकेट करने वाले हैं हमारी वैल्यूज। एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं बेटा इसका करंट। तो ऑन द एक्स एक्सिस फेजर अच्छा बने, थोड़ा सा अच्छे प्रॉम्प्टली बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस जहाँ पर हम लोग अभी प्लॉट कर रहे हैं करंट, ठीक है। यहाँ हमारा आने वाला है आई, किसके लिए, सबके लिए, जो सबके थ्रू सेम है, ठीक है, जो सबके लिए सेम है। अभी कैसे कैसे बनाया जाएगा थोड़ा ध्यान देके अच्छे समझना है। देखो हमने यहाँ क्या बताया आपको, जो आपको याद भी दिलाया, रेजिस्टिव के लिए करंट और ईएमएफ इन फेज सेम होता है, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0, साथ साथ चलते हैं। मतलब होगा क्या, फॉर योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, वहाँ कोई लीड नहीं, वहाँ कोई लैग नहीं। होगा क्या, जहाँ पर आपका करंट है ना आई, वहीं पर कौन मिलेगा बेटा, ईआर, क्योंकि दोनों इन फेज है, वहीं पे आपका ईआर मिलेगा। कैसे बना दे जाते हैं, फेज डिफरेंस 0, एंगल की वैल्यू 0 करंट के साथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ा, फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए होता क्या है, ईएल लीड करता है करंट को, लीड मतलब आगे 90 डिग्री से, ईएल लीड करता है। क्या करेंगे, ये देखो ईएल लीड करता है, लीड मतलब आगे है, 90 डिग्री से आगे, एंटी क्लॉकवाइज से बनाएंगे, क्योंकि उसी दिन आपको समझाया था, ये अगर कोई भी ऐसा पड़े एंटी क्लॉकवाइज में, एंगल कितना बनेगा, पॉजिटिव, करेक्ट। तो लीडिंग, ये देखो 90 डिग्री का, ये π/2 का मैंने एंगल बनाया। क्या ड्रॉ करूंगा बेटा मैं यहाँ पे, ईएल, ईएमएफ ऑफ इंडक्टिव सर्किट। ये समझना है, फेजर जब तक नहीं आएंगी इस डेरिवेशन में, तब तक आपको आंसर भी नहीं आएगा और तब तक आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे अगर आप किस छापते हो तो। यू शुड नीड टू ड्रॉ द प्रॉपर फेजर विद द आंसर, याद रखिए। तो ये है आपका, ये सबका 0 है बेटा यहाँ पे। अब मैं एक्सेसरी बना रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस पे हमने करंट बनाया था स्टेबल सबके लिए, और फिर ईआर वही क्यों लिया, 12 समझा रहे, ईआर इसलिए वही पे लिया क्योंकि दोनों क्या में होते हैं, इन फेज होते हैं। अब ये ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि ईएल क्या करता है, लीड करता है। वही कैपेसिटर में बात करोगे तो इसी क्या करता है, लैग। सो विल ड्रॉ ईसी डाउनवर्ड्स। ये हमने बनाया यहाँ पर ईसी, इधर भी एंगल 90 डिग्री का ही है, बट ऐसा क्लॉकवाइज से बनाया है। क्लॉकवाइज का एंगल कितना डिग्री का होता है, -90, मतलब कोई भी यहाँ से करंट से पड़ेगा तो बराबर माइनस पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर है? ये ऐसा इतना सारा बनाते नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बता दिया, समझाने के बाद मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा भद्दा लगता है। ये सब चीज़ें हमने इसके पहले भी कवर की है, बनाते कैसे करके। सेम फेजर हम लोगों ने सर्किट EL EC के दौरान बनाए थे। EL लीडिंग ऊपर बनाया था, EC क्या बनाया था, नीचे बनाया था, जब इंडिविजुअल इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट हमने पढ़ा था तब। ठीक है, तो उसी फेजर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट बता रहे कि कैसे लिए गए, सब विथ रिस्पेक्ट टू I, यहाँ से यहाँ तक +90, यहाँ से यहाँ तक -90। अब होगा क्या, क्योंकि देखो लीड का मतलब क्या होता है बेटा आगे, लैग मतलब क्या होता है बेटा पीछे। तो देखो बनाते हुए हमने वही किया, EL का कंपोनेंट थोड़ा बड़ा बनाया, इसी का कंपोनेंट क्या बनाया, छोटा। लैग मतलब पीछे। इट्स लाइक सेम, कोई ऑब्जेक्ट में एक लीडिंग पे है, एक लैगिंग पे है। लीड वाले के पास बहुत लीड है, लैग वाले के पास पीछे है, तो लैग वाला खींचने की कोशिश तो कर रहा है बट इसके पास काफी लीड। इट्स लाइक सेम, दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का, तो 10 - 3 करने के बाद बचा 7 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो होगा क्या, होगा कुछ ये कि ड्यू टू दिस EL और EC, EL के अपोजिट में EC है, EL को EC काटने की कोशिश करेगा, बट फाइनल वाला क्योंकि EL की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, EL की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो EL - EC, ये जो फाइनल वाला मेरा EMF है वो एक्ट होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ EL, है ना। EL - EC ये मेरा एक्ट होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ EL। ठीक है, सेम लाइक रिपीट और एक बात है, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है, दो फोर्स है, इसकी ताकत है ना, लीड वाले की ताकत ज़्यादा है क्योंकि लीड है आगे है और लैगिंग वाले पीछे, लैगिंग वाला पीछे। ये फोर्स 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये उसको लैग वाला अपोज करने की कोशिश कर रहा है 3 से, बट होगा क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीछे है, ये 10 को 3 से खींचेगा तो 10 - 3 करने के बाद भी 7 से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, आगे। सेम, लीड वाला बहुत आगे है, लैग वाला पीछे है, तो लीड लैग को काटने की कोशिश भी करेगा, है ना, लैग वाला काटने की कोशिश भी करेगा, तो भी रिजल्टेंट हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल EMF देखना है, फाइनल EMF का हाल क्या है वो पढ़ना है। ये EL - EC हमने यहाँ दिखा दिया, फाइनल EMF बना, ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ से बनानी है। किसके साथ, देखो मैं किसकी लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन आपके EMF के थ्रू। और सर इधर से तो खींच लिया, इधर का ये क्या है बेटा, ER, ये ER से, ये करंट तो स्टेबल क्वांटिटी है, करेक्ट। फाइनल सब स्टेबलाइजिंग बैलेंसिंग होने के बाद क्या हो रहा है, ER का कोई रोल कॉल नहीं हो, वही पड़ा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या हुआ, EL वाले एक्सटेंडेड पार्ट को इसी ने काट दिया, करेक्ट, क्योंकि EL लीडिंग है, इसी लैगिंग है, EL लीडिंग है, इसी लैगिंग है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसा हम, सर उल्टा नहीं हो सकता है क्या, कभी EL छोटा नहीं हो सकता है, हो सकता है 10% केस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, तो आपकी फिगर उल्टी बन जाएंगी, वो एट द एंड में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, अगर EL छोटा हो इसी बड़ा हो, कभी इन केस ड्यू टू सम वेरिएशंस, तो उस केस में ये जो EL - EC की जगह EC - EL हो जाएगा, नीचे बन जाएगा। बट बेसिक डायग्राम इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, जो हमें बनानी है। तो देखो ये जो दोनों जहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है, इट्स लाइक बेटा कंपोनेंट्स, ये देखो दो, इसलिए स्केलर वेक्टर चाहिए। देखो EL - EC एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला ER, वाई एक्सिस वाला EL - EC। तो आपको पता है इसका नेट रेजिस्टेंस, नेट ये फोर्स का होगा, ये होगा फ्रॉम द ओरिजिन टू देयर। तो इस तरह से ये बनेगा आपका फाइनल E, तो ये आएगा फाइनल EMF। जो देखो क्या दिख रहा है, मेरे तरफ ध्यान देना है, जो देखो क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि करंट I पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, बाय कितने फेज एंगल से, 5 से। मतलब क्या समझ में आया, जब हम लोग 3 कनेक्ट करते हैं RLC सीरीज में, तो हमें दिखाई पड़ता है कि उनके अंदर क्या होता है, फेज डिफरेंस कितना, फाई का, उसकी वैल्यू पता नहीं है, चलो निकालते कैसे है, उसका कोई फॉर्मूला होगा जो सामने अभी आएगा। ठीक है, फाई निकालने का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग, डोंट वरी। बट फाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसे यहाँ पर फिक्स है। I और ER में फाई कितना है, 0 डिग्री का, EL EC में 90 डिग्री का, है ना, और EC और I में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यहाँ EL लीड तो यहाँ
इसी लैग वो पता है अपने को करंट के ऊपर में। यहाँ ऐसा फिक्स नहीं है, बट अगर एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हुई कि EL बड़ा होता है, EC छोटा होता है, तो फाइनल EMF और करंट में फेज डिफरेंस आएगा। और देखो क्या करेगा, EMF क्या करेगा बेटा, लीड करेगा टू द करंट बाय फेज एंगल फाई। ठीक है, क्लियर है। इस केस में करंट EMF जो है लीड कर दिख रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर कहते एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब फाई पॉजिटिव, करेक्ट, याद रखिए। तो इस तरह से फेजर बनता है। और बार बार मैं आपको समझाया स्केलेटर की तरह है, याद करो स्केलेटर में आपने पढ़ा 11th में, अगर ये कोई रिजल्टेंट है R तो इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं उसी से जोड़ के, एक बन जाता है RX, एक क्या बनता है RY, ठीक है, और यहाँ होता है थीटा, इस तरह से। तो ये RX और RY की तरह ये दो कॉम्पोनेंट बोलोगे, इसको जोड़ के बीच में ही कैसे आ गया, क्योंकि बेटा वो RX RY सेम देखो EL माइनस EC सब वोल्टेज 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 है। वोल्टेज का फाइनल कौन आएगा, मेन रिजल्ट कौन आएगा, वोल्टेज जी आएगा। जैसे रेजिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रेजिस्टेंस अलॉन्ग या रिजल्टेंट R वेक्टर है कोई RX RY नाम का, करेक्ट, तो उसका आंसर भी क्या में आएगा, वेक्टर R ही आता है। अगर यहाँ वेक्टर AX हो, अगर यहाँ AY हो, तो उसके रिजल्टेंट को कितना बोलते हैं, A वेक्टर बोल देते हैं। सेम ये आपका है, ये ER है, EMF ऑफ रेजिस्टेंस, ये EL माइनस C, EMF का फाइनल वैल्यू भी क्या आएगी, EMF ही आएगी, वोल्टेज ही आएगी। दैट्स व्हाट द फेजर इज टू बी। ठीक है, क्लियर। और फिर जो आपने और एक कंसेप्ट पढ़ा है कि ये जो 11th में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, AX बन जाता है तो ये भी कितना बन जाता है, AX, क्योंकि हर रेक्टेंगल कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि X और Y 90 पे, ये जो परपेंडिकुलर बना है भी 90 पे है, इधर वाला ये भी इधर 90 पे, इधर भी 90 पे है। तो होता क्या है, अगर ये EL माइनस EC है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी कितनी है बेटा, EL माइनस EC है। ठीक है, अगर है ना AX तो AX, ये वेक्टर कंपोनेंट AY है तो इधर वाला कंपोनेंट भी कितना बन जाता है, AY। तो सेम हमने वही किया, ये EL माइनस EC है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी बन जाती है, सेम वो कंसेप्ट लग जाता है। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक ER है तो ऊपर वाला भी कितना है, ER। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। इस तरह से आपका फेजर डायग्राम बनेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने क्या क्या लगाया क्या नहीं वो सब आपको बाजू में बताया था, ये फेज डिफरेंस का यहाँ यूज करना होता है। ठीक है, ये फेज डिफरेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। और ये कंसेप्ट कोई अभी के नहीं है, ये इसके पहले सर्किट के, इसलिए पहले आपको रेजिस्टिव सर्किट पढ़ाया गया, फिर इंडक्टिव और फिर कैपेसिटिव, और अब पढ़ रहे हैं तीनों का कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो ये थी तीनों के कॉम्बिनेशन के ग्राफ की कहानी। अभी निकलते हैं इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर दैट इज इम्पीडेंस कैसे निकाला जाता है। तो अगर मैं डायग्राम देखता हूँ, तो यहाँ देखो एक पाइथागोरस का थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये सभी रेक्टेंगल है। ये देखो O से लेके, अगर ये ओरिजिन है, वैसे पॉइंट्स को नाम नहीं दिया गया, ये ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, करेक्ट। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेनस के बाद एक साइड ये बनेगी, एक साइड ये बनेगी। ठीक है, तो अभी बस हमें फिगर से लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। So from figure, if you move on to the figure से हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, शांति से पढ़ना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, E का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड में एक आएगी ER, तो ER का स्क्वायर, और दूसरी आएगी EL माइनस EC, दूसरी आएगी EL माइनस EC, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से लिया गया, फेजर वाले ट्रायंगल से। ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, जहाँ E वन मोर टाइम बता रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड में एक साइड ये थी, इसकी वैल्यू थी ER, दूसरी साइड ये है, इसकी वैल्यू क्या है, EL माइनस EC। चलिए लगाते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है, कहाँ वैल्यूज़ है, ये जो हमारा बीच वाला EF का इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 बोल सकते हैं बेटरली। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, बारीक में ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर Z नहीं बना रहे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं।
तो ये हमारा जो i इंटू एक्स वगैरह जो हमने वैल्यू बनाई थी, जो डायग्राम में भी लिखी है बेटा, फिर भी हम एक बार अच्छे से आपको यहाँ बता रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं, है ना, क्योंकि यू विल फाइंड इक्वेशन बोलोगे वैल्यू कहाँ से डाली है, बॉक्स बना के यहाँ तो लिखी गई है, आराम से डायग्राम में भी डाली गई है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, डायग्राम में भी आपको सब वैल्यू दिख रही होगी अच्छे से, पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम। तो बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विल नाउ गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। ई तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसी का तो ये हम इक्वेशन निकाल रहे हैं फाइनल का। फाइनल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ई आर की वैल्यू जरूर है, ई आर बिकम्स आई इंटू आर। तो क्या होगा, आई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ई आर की वैल्यू क्या है, आई इंटू आर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे ही ई एल माइनस ई सी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यू डालो, बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो मैं वैल्यू डालता हूँ, ई आर का वैल्यू आई इंटू आर, उसका स्क्वायर, ई एल सी इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ई एल, व्हाट इज द ई एल, ई एल की वैल्यू है आई इंटू एक्सएल, और इसी की वैल्यू है यहाँ पर आई इंटू एक्सी, आई इंटू एक्सी, इसका स्क्वायर। अब होगा क्या, ये ई स्क्वायर है, जैसे आपको बोला था, ये आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों में से आई कॉमन निकल सकता है ब्रैकेट में से, बट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, जब आई कॉमन निकलेगा तो आई का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर, आई दोनों से खींचा बाहर, बट ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर बन के, और एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। नाउ लुक एट, वी कैन टेक दिस as again common from both of this. So e square is equal to I square in bracket r square plus xl minus xc the whole square. ये हमारा EMF का स्क्वायर, हमें EMF का वैल्यू चाहिए तो हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं तो होगा क्या, स्क्वायर रूट लेने पे EMF का स्क्वायर, ई का स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा ई, आई का स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा आई, और यहाँ पर क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट, देखो ये इंडिविजुअल टर्म है, इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर हट जाएंगे, ये पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट पे लग जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। और फिर अगर बेटा मैं इसको नीचे ले लूँ, ई बाय आई, ई बाय, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ पहले, इसका भी हमें यूज़ है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर दिया मैंने 2, इसको मैं इसके अपॉन ले लूँ, ई बाय आई, क्या बचता है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। और हम बार बार आपको पढ़ाते आ रहे हैं ओहम्स लॉ अच्छे से, कि वी का फॉर्मूला आई इंटू आर, छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा बतानी पड़ती है। तो वोल्टेज अपॉन आई करंट क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो सेम मुझे बताइए, यहाँ बन चुका है वोल्टेज अपॉन करंट विल बी रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस, जब तीनों एक साथ लगते हैं उसके रेजिस्टेंस को, अपोजिशन को क्या बोला जाता है, जेड बोला जाता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज अपॉन करंट यहाँ बन जाएगा बेटा जेड। इस तरह से जेड का फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ध्यान देना है कि हमने किसको आई बोला है। वन मोर टाइम आपको बता दूं, हमने इसको बोला है। तो बोलोगे आप डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वी आर नॉट रिटन एनीथिंग डायरेक्ट। वोल्टेज अपॉन करंट में बेस्ट आई एम राइटिंग लाइक दिस। ये जो ई बाय आ है वोल्टेज अपॉन करंट, इसका रेशो कितना बना है, जेड। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट कौन बन जाएगा आपका, जेड, क्योंकि तीनों का मिला के, विच इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो ये आया इस तरह से। न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखो, जेड आपको वोल्टेज अपॉन करंट से मिल सकता है या इस तरह से मिल सकता है। तो इस तरह से हमारा दैट इज पर्टिकुलरली जो हमें जेड का डिवीजन लाना था वो होता है कंप्लीट। पर्टिकुलरली जेड का डिवीजन जो लाना था वो होता है कंप्लीट। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन नंबर सेम ही है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर सेपरेट दिखाने के लिए और समझाने के लिए ई बाय आई के रेशियो को जेड बोला गया है। तो ये बना आपका। ठीक है, और फाइनल जब सर तीनों साथ में लगते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 थोड़ा ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट पे जस्ट सिंपल सा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर
2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखो बेटा मैंने बताओ, यह इक्वेशन नंबर 2 में मैंने लिखा था E इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कौन बन चुका है, Z बन चुका है। तो क्या मैं अपने EMF E के फॉर्मूले को E इक्वल टू आई इंटू Z बोल सकता हूँ? जी हाँ, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस को कौन बोला जाता है यहाँ पे, Z। तो E का फॉर्मूला बना I इंटू Z। E का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है I इंटू Z। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस। अगर कभी आपको इम्पेडेंस का एक्सप्रेशन पूछा जाए, वोल्टेज का इक्वेशन आ जाए, करंट का, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब बात रही सर फेज डिफरेंस की। ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो कंप्लीट पढ़ाएंगे। डेरिवेशन अगर इम्पेडेंस का बेटा आता है आपके लिए 4 मार्क के लिए तो डेरिवेशन हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, फेज डिफरेंस कभी कभी पूछा गया निकालने के लिए, न्यूमेरिकल में तो फेज डिफरेंस आता ही है फाई निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, क्या क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग Z निकालते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बता दें। देखो अभी एक चीज़ और देखो कि मेरे ये फाइनल वाला E, कौन सा फाइनल E, ये जो ये था E, इस E का फॉर्मूला कितना मिल चुका है, I इंटू Z। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम और क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन तो वैसे आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ कि डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। वो फाई जो हमने बोला, यहाँ जो लिखा कि आपका EMF लीड करता है करंट को बाय फाई। अब बोलोगे आप सर फाई कैसे निकालेंगे, बाकी जगह तो फिक्स थे, तो फाई कैसे निकालते हैं? फाई निकालने के लिए वापस जाना है फ्रॉम फिगर में और यहाँ से कोई भी दो में से एक फॉर्मूला लगाना है। एक लगा सकते हो, देखो इस कहाँ से, उसी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल आपने लगाया था, जहाँ आपने पाइथागोरस लगाई थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड लगा दिया था, वहाँ से ना बेटा दूसरा फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? ये देखो यहाँ पर राइट एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, इसका ये एंगल भी तो फाई है, और देखो फाई की अपोजिट साइड भी है और फाई की एडजेंट साइड भी है। अपोजिट बाय एडजेंट किसका रेशो होता है, tan का। तो मैं अगर यहाँ पर tan फाई का फॉर्मूला लगाता हूँ तो tan फाई का फॉर्मूला अपोजिट साइड मतलब कितना, EL माइनस EC अपॉन एडजेसेंट कितना, एडजेसेंट विल बी द ER। ठीक है, अपोजिट साइड EL माइनस EC, एडजेसेंट विल बी द ER। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूँ वापस हमारे इक्वेशन नंबर 1 से, तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, tan phi is equal to, what's the formula for EL, I into XL, what's the formula for EC, I into XC, what's the formula for ER, I into R। ऊपर से जैसे I कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, दोनों ऊपर में जैसे माइनस में कॉमन I निकाल लिया, XL माइनस XC अपॉन I इंटू R, और देखो होगा क्या, क्योंकि I क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इस तरह से आपके पास tan फाई का फॉर्मूला आता है XL माइनस XC बाय R। सो देखो फेज डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं जब तीनों साथ में लगते हैं। जब तीनों साथ में लगते हैं तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें जस्ट वन थिंग करने की गरज है, हमें जस्ट वन थिंग करने की गरज है, वो है कि देखो इनके इम्पेडेंस का डिफरेंस जो वैल्यूज होती है, L का रेजिस्टेंस XL होता है, C का XC होता है, XL माइनस XC अपॉन R, उसका डिवीजन, उसका एंगल लेना है tan इनवर्स का। तो इस तरह से ये भी डिवीजन आपको मिल गया। फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है फाई के लिए एक्सप्रेशन आपका। इस फाई को हम और एक जगह से निकाल सकते हैं, जिसको ना हमारे पावर के डेरिवेशन में पावर फैक्टर बोला जाता है। पावर के डेरिवेशन में पावर फैक्टर बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। रिपीट समझा रहा हूँ, जिसको हमारे पावर के डेरिवेशन में पावर फैक्टर बोला जाता है। तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि जैसे मैंने tan फाई लगाया, वैसे मैं चाहूँ तो cos फाई लगा सकता हूँ, cos फाई। क्यों cos फाई लगा सकता हूँ, क्योंकि cos का फाई लगा दूँ तो मुझे cos फाई, cos से लगाना है तो एडजेंट अपॉन हाइपोटेनस, और एडजेंट के साथ मेरी हाइपोटेनस भी है,
यहाँ पर दोनों अवेलेबल, पूरी साइड के तीनों साइड आ चुकी है अभी ट्रायंगल की। तो cos पाई का फॉर्मूला एडजेसेंट होता है ER, करेक्ट, अपॉन हाइपोटेनस होता है E, क्योंकि एडजेसेंट साइड में ER है, हाइपोटेनस में E है, और ER का फॉर्मूला होता है I इंटू R, ठीक है, और E का फॉर्मूला होता है I इंटू Z, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास ऊपर नीचे से अगेन दोनों साइड का I जो करंट है सेम है हो जाएगा कैंसल, वो करंट जो सेम है हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ से cos फाई का फॉर्मूला आपको मिलेगा R/Z। इस cos फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है। साथ में जब हम पावर का डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्यों बोला है तो उसका जवाब हम पावर के डेरिवेशन में देंगे। तो देखो यहाँ से फाई निकालने का और एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले गरज क्या है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए हर चीज़ आपको समझाई गई है। आपका फाई कहाँ से निकल सकता है, इफ़ योर रेजिस्टेंस एंड टोटल अपोजिशन इम्पेडेंस जिसको बोला जाए Z, डायरेक्ट RZ दिया है, सीधा यहाँ से लगा दो। अगर Z नहीं है, XL/XC है, तो XL/XC और R से, R कॉमन है दोनों में, R लगाना, इधर R अपॉन में, इधर R ऊपर में, R विल बी कॉमन। अगर XL/XC है यहाँ से निकालो, XL/XC नहीं है डायरेक्ट Z है, यहाँ से निकालो। तो ये cos फाई, और इस cos फाई को पावर फैक्टर भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, इसका जवाब जब हम लोग इसका पावर का डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो वह आपको देने वाले हैं। व्हाई दिस cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, बट इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको क्लियर कर दिया, इसको पावर फैक्टर क्यों बोला जाता है, ठीक है। एक चीज और आपको MCQs के लिए बता देनी है मुझे, अब ये टॉपिक पूरा पढ़ा तो ये जो Z है ये इम्पेडेंस है, ये Z जो है ये इम्पेडेंस है। इम्पेडेंस का 1/इम्पेडेंस आजकल MCQs में बहुत बार पूछा जा रहा है ऐसा कुछ चीजें। 1/इम्पेडेंस को बोला जाता है एडमिटेंस। 1/इम्पेडेंस को क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। 1/इम्पेडेंस, इम्पेडेंस का रेसिप्रोकल, इम्पेडेंस का रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस, ध्यान देना है, ठीक है। सो व्हाट इज एडमिटेंस, ADMITTANCE, एडमिटेंस। एडमिटेंस जो है आपका वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस 1/Z। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/Z, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। MCQs केस के लिए वो इधर में नहीं पूछेंगे, वो उधर ही केस थी। कभी कभी अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज 1/एडमिटेंस, तो आपको बताना चाहिए 1/इम्पेडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पेडेंस इज कॉल्ड एज अ एडमिटेंस, ठीक है। अब हमारा फाई भी निकल गया, सब चीज़ें कवर हो गई, डेरिवेशन वैसे पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या बोला था कि एक लास्ट टाइम आपको ये भी क्लियर किया जाएगा कि देखो हर बार के सर EL लीड ही करेगा, नहीं बेटा। कभी अगर मान लो EL लीड नहीं कर रहा है, EL छोटा है EC बड़ा है, तो यही फेजर उल्टा बन जाएगा नीचे। उस केस में EC बड़ा होगा, EL छोटा होगा, तो EC माइनस EL कहाँ आएगा, डायरेक्शन ऑफ कहाँ पर आएगा, EC में। तो जो भी ये लीड कर रहा है वो ये अब क्या करेगा बेटा, लैग करेगा, ठीक है। जो ये अब लीड कर रहा है वो ये अब क्या करेगा, लैग। वो कैसे होगा तो वो समझना है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, एकदम छोटा सा डायग्राम बना रहे कि इन सम केसेस कभी अगर मान लो करंट तुम्हारा यहीं पे है बट तुम्हारा EL छोटा है, EL छोटा है, ठीक है, EL का वैल्यू छोटा है और EC बड़ा है, तो होगा क्या, ER तो वही होता है क्योंकि ER नहीं भटकेगा, वो इन फेज होता है करंट के साथ। तो फाइनल जो होगा ना तो होगा आपका EC माइनस EL, जो डायरेक्शन आएगा EC के अक्रॉस। तो यही जो आपका सेंटर वाला फेजर है वो वो जो E है ना, EMF E, वो इस केस में लैग दिखेगा, करेगा। इस केस में EMF लैग दिखेगा, पीछे दिखेगा। ऐसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, आपका EMF करंट के ऊपर आपका EMF जो E जिसका हमने डेरिवेशन निकाला I/Z, ठीक है, वो लीड कर रहा है, वो वहाँ लैग करेगा, इतना ही फर्क आएगा। बाकी डेरिवेशन कैसे मिलेगा, सेम मिलेगा, डेरिवेशन में फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो होगा क्या, लास्ट कंक्लूजन क्या समझना है कि इन RLC सर्किट एक अगर लीड कर रहे हैं, दूसरा क्या होता है, लैग। कितने से, फाइव। देखो करंट जगह पे है, EMF एक तो लीड करेगा, या फिर करंट जगह पे है, EMF क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। तो एक तो लीड या लैग। तो इन जनरल वी कैन राइट देयर इक्वेशन
इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, हम जनरल ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि करंट स्टेबल है तो एक काम करिए, करंट को ऐसे ही रखिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E क्या करेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक तो प्लस या फिर एक तो माइनस, एक तो लीड करेगा या लैग करेगा। कोई भी इक्वेशन को स्टेबल रखना है और एक में प्लस माइनस डालना है। ज़रूरी नहीं कि आपने, मैंने इसे आई लिखा है और ई में प्लस माइनस डाला है, आप उल्टा भी कर सकते हो, ई साइन ओमेगा टी को रख के आई को प्लस माइनस, क्योंकि एक का लीड दूसरे के लिए क्या होता है, लैग। करेक्ट। मैं आपको जनरली ऐसा क्यों लिख के दिया कि मेरा करंट स्टेबल था, तो मैंने करंट की इक्वेशन ऐसे का वैसे रखा, और ये अब कभी लीड कर सकता है या फिर लैग, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। आप उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा इसलिए लिख सकते हो कि अगर मान लो आपने ई एफ की इक्वेशन को ई नॉट साइन ओमेगा डाला तो यहाँ से जैसे ई एफ लीड है तो करंट क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पर आपका ई एफ लैग कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, मतलब घूम फिर के प्लस में आने वाले हैं। तो इन ऑल एंड लास्टली मुझे इतना बोलना है कि हमारे RLC सर्किट में कभी भी करंट और EMF साथ में होते नहीं हैं, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज, और जो फेज एंगल होता है फाइव का। वो फाइव कितने डिग्री का है वो पता नहीं, इनकी वैल्यू इन फॉर्मूले से निकाली जाती है, आइदर XL माइनस XC बाय R या आइदर R बाय Z। इस तरह से हमारा फाइनली ये इम्पेडेंस एंड RLC सर्किट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाला हुआ ही है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, जेड का डेरिवेशन, टॉपिकली हर चीज़ें खत्म होती है। अभी सिर्फ हमें पढ़ना है इसका पावर। तो मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ विद द पावर।